लगाओ चैप्टर नंबर 2। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति व स्थान। लगाओ चैप्टर नंबर 2। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति व स्थान। और इसके अंदर पहला नाम आएगा के संजय मूर्ति। पहले चर्चित व्यक्ति का नाम क्या है भाई? के संजय मूर्ति। मतलब चर्चित का मतलब अभी हाल फिलहाल में कौन सा व्यक्ति चर्चा में है, या तो कोई मर गया हो वो है, जैसे मनमोहन सिंह, या कोई व्यक्ति मतलब कोई नया अपॉइंट हुआ हो किसी पोस्ट पर। स्थान का मतलब वहां पर कोई या तो घटना घटित हुई हो, या उस स्थान का नाम क्या कर दिया गया हो भाई, चेंज कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं चर्चित व्यक्ति में के संजय मूर्ति की। नाम सुना है के संजय मूर्ति का? कौन है? देखो, अभी हाल ही में के संजय मूर्ति को दिसंबर 2000, कब की बात है भाई? 24 में, दिसंबर 2024 में के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो बंदे का नाम क्या जाएगा? के संजय मूर्ति। अच्छा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में क्या कहते हैं? केग। क्या कहते हैं भाई? केग, CAG के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये होता क्या है, देखो इसका मतलब समझो। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वो व्यक्ति होता है जो हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के क्या है भाई, मंत्री हैं, उनको जो अकाउंट वगैरह दिए जाते हैं, उनकी क्या करता है ये? जांच। अरे क्या करता है? जांच करता है। जैसे मान लो आज भारत का रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, मान लो उसने पिछले एक साल में सर मतलब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। वो कह रहा है कि मैंने डिफेंस सेक्टर में एक साल में कितने करोड़ खर्च कर दिए? 500। अब वास्तव में इसने 500 करोड़ खर्च किए हैं क्या? उसकी पूरी जो डिटेल निकालने का काम होता है, वो काम किसका होता है भाई? केग, CAG। बोले तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। वो एक फाइल तैयार करता है, क्या राजनाथ सिंह जी ने 500 करोड़ रुपए बताए, कहाँ कहाँ यूज किए, पूरी डिटेल लेगा। अगर कोई फ्रॉड निकलता है कि हाँ भाई इसने 500 करोड़ नहीं बता 500 करोड़ रहा है, बल्कि यूज कितने किए हैं? 450 करोड़ के, 50 करोड़ का गफला कर गया, तो पूरा निकालता उसमें से। वो काम जो है पूरा डिटेल निकालने का काम किसका है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का है। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल में? 148। कितने भाई? 148 में। और जो भी व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है, इसका चुनाव नहीं होता है, इसकी क्या होती है भाई? नियुक्ति। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। या कितने वर्ष के लिए? 65 वर्ष। जो भी पहले क्या हो भाई? पूर्ण हो। चाहे 6 साल पहले हो जाए, चाहे कितने साल का पहले हो जाए, 65 साल का रिटायर हो जाएगा। जैसे मान लो अब के संजय मूर्ति मान लो 62 साल की एज में बनाए, तो कितने साल काम करेगा? 3 ही। कितने का हो जाएगा? 65 का हो जाएगा। अगर मान लो ये 55 साल की एज में बनता, तो पूरे कितने साल काम करता? 6 साल काम। तो ये है बंदा, है, बंदे का नाम क्या है? के संजय मूर्ति। तो बताओ, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। नंबर 2, वी नारायण। बंदे का नाम क्या है? वी नारायण। ये नाम सुना? अभी 4-5 दिन से चर्चा में है। अभी हाल ही में देखो, जनवरी 2024 25 सॉरी जनवरी 2025, तो जनवरी 2025 में हाल ही में इसरो, क्या भाई? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? बताओ भाई, अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी नारायण बन गए। तो वी नारायण की बात की जाए, ये इसरो के नए क्या बने हैं भाई? अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किए गए। और इन्हें अपॉइंट कब किया गया था? जनवरी 2025 में। देखो, इसरो की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? बेंगलोर में। अरे कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी?
15 अगस्त 1969। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। और इसके पहले पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अब वर्तमान अभी हाल ही के अंदर कौन बन गए हैं? वी नारायण। अरे कौन बन गए? वी नारायण बन गए हैं, जो कब बने अपॉइंट हुए हैं? जनवरी 2025 में। अब इसरो का नाम है तो एक लाइन और याद कर लोगे इसरो की। इसरो ने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक मिशन लॉन्च किया था। मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 3। अरे कौन सा लॉन्च किया था? अच्छा बता सकते हैं चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को। और वो सक्सेसफुल चंद्रमा पर लैंड कब कर गया था? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए मोदी सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की क्या कर दी है भाई? घोषणा। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 अगस्त को। क्योंकि 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड हो गया था। किसके ऊपर भाई? चंद्रमा के ऊपर। और वो चंद्रयान जो 3 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई? इसरो। जिसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी नारायण। कौन बन गए? वी नारायण बन गए। चंद्रयान 3 तो नाम सुना है ना आपने? अब चंद्रयान 3 क्या था? दो लाइन आगे तो समझा देता हूँ। देखो चंद्रमा के दो हिस्से होते हैं, एक तो आगे का भाग और एक किसका भाग भाई? पीछे का भाग। अच्छा आगे के भाग के ऊपर आप जानते हैं किसका प्रकाश गिरता है? सूर्य का। इसकी वजह से वो प्रकाश गिरता है, इसकी वजह से वो क्या होता है भाई? चमकता है। और चंद्रमा का जो पीछे का भाग होता है इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। इसकी वजह से अगर बात की जाए चंद्रमा का पीछे का भाग है उसका ऊपर पूरा हमें रंग कैसा दिखाई देता है भाई? काला, कुछ दिखाई नहीं देता। अभी पूरी दुनिया चंद्रमा के आगे के भाग के बारे में जानकारी तो जुटा ली है। अब पूरी दुनिया चंद्रमा के कौन से भाग के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है? पीछे के भाग में। और इसके ऊपर सब सफलतापूर्वक अपना मिशन जो लैंड करवा दिया, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है भाई? भारत बन गया। भारत दुनिया का पहला सा देश बन गया जिन्होंने अपना जो मिशन है उसको सफलतापूर्वक कहां पर लैंड करवा दिया है भाई? चंद्रमा के कौन से हिस्से के ऊपर? पीछे, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए पूरा अंधेरा रहता है, पूरा काला हमें दिखाई देता है। आगे के भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, इसकी वजह से चमकता है। ये तो आप जानते हैं कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जबकि जो तारा होता है, तारे का खुद का प्रकाश होता है, तो अपने प्रकाश से चमकता है, जबकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 लॉन्च किया। पॉइंट नंबर कितना आ जाएगा? 3। देखो तुहीन कांत पांडे, एक बंदा है, बंदे का नाम क्या है? तुहीन कांत पांडे। अच्छा ये कौन है? देखो तुहीन कांत पांडे की मैं बात करूं तो तुहीन कांत पांडे अभी हाल ही में भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी या भारत के नए क्या बने हैं भाई? वित्त सचिव। अभी हाल ही में भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव की पोस्ट पर किसे नियुक्त किया गया है भाई? तुहीन कांत पांडे। अच्छा वित्त सचिव कौन होता है सर? वित्त सचिव जो होता है वो हमारे देश का वित्त मंत्री जो होता है, कौन होता है? वित्त मंत्री, उसकी सहायता के लिए होता है। तो वित्त मंत्री आप जानते हैं वर्तमान के अंदर कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। और इसके साथ काम करता है जिस बंदे का नाम है वित्त सचिव। और ये वही व्यक्ति होता है जिसके कितने रुपए के नोट पर साइन आते हैं भाई? 1 रुपया। तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान के अंदर कौन है? तुहिन कांत पांडे। और 2 या उससे अबाउ, मतलब उससे बड़ा जो नोट है 2 रुपए और 2 से जितने बड़े नोट हैं उन पर साइन आते हैं आरबीआई गवर्नर के। किसके आते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन आते हैं। जो वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा की मैं बात करूं, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? ये 26वें। और ये भी अभी हाल ही में दिसंबर 2024 के अंदर आरबीआई के गवर्नर क्या किए गए हैं भाई? नियुक्त किए गए। तो आरबीआई का पहले गवर्नर कौन था? शक्तिकांत दास। कौन था भाई? शक्तिकांत दास आरबीआई के पहले गवर्नर थे 25 नंबर के। अब इनका कार्यकाल पूरा, अब इसकी जगह पर नए कौन आ गए हैं? संजय मल्होत्रा। कितने नंबर के हैं? 26 नंबर के। इस पर किसके साइन आते हैं? 2 या 2 से बड़े नोटों पर। जबकि 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके साइन आते हैं? वित्त सचिव। जो भी हाल ही में कौन बना है? तुहिन कांत पांडे। चाहे वित्त सचिव हो और चाहे आरबीआई का गवर्नर हो, इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। कौन करती है भाई?
हाँ, भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संजय मल्होत्रा 1, तुहिन कांदे पांडे 2, वी नारायण 3 और के संजय मूर्ति 4। 4 चर्चित व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में। चारों समझ में एक नहीं आए तो बताओ भाई। भारत के नए नियंत्रक मालेगा परीक्षक कौन बने? के संजय मूर्ति। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? वी नारायण। वित्त सचिव नए कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। और आरबीआई गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। आपने देखा होगा 1 रुपए के नोट के ऊपर एक नाम लिखा होता है भारत सरकार। आप कभी नोटिस करना, 1 रुपए के नोट के ऊपर कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक नाम नहीं लिखा होता। 1 रुपए के नोट के ऊपर हमेशा नाम लिखा होता है भारत सरकार। क्या नाम लिखा होता है? भारत सरकार। और बाकी जितने भी नोट हैं उसमें नाम लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपए का नोट कौन नहीं छापती है, कौन प्रिंट नहीं करती है? आरबीआई प्रिंट नहीं करती है। 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करती है? भारत सरकार। जितने भी सिक्के होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? सिक्के। सिक्के भी कौन कौन बनाता है? भारत सरकार। सिक्के कौन नहीं बनाती है? आरबीआई नहीं बना सकती है। एक लाइन आ गई है नोट की तो एक बार याद करवा देता हूं। हमारे देश में छोटा से छोटा नोट कितने का हो सकता है? 1 का। और हमारे देश में बड़ा से बड़ा नोट कितने का हो सकता है? 10,000 का। 500 का तो आज है, 500 का तो आज है, लेकिन 10,000 का नोट हो सकता है। ये आरबीआई कब जब चाहे चला सकती है, ऐसी बात नहीं। नहीं चले हैं, चले हैं। 10,000 रुपए का नोट चलता था भारत में, 1946 में बंद हो गया। फिर 5,000 का नोट भी चलता था 1900, अगर बात की जाए तो 1978 के अंदर ये बंद हो गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2,000 का नोट चलता था, और 2,000 का नोट कब बंद हो गया? 2023 में। ऐसे चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 10,000 का। ऐसे ही सिक्के देख लो। सिक्के, छोटा से छोटा सिक्का कितने का हो सकता है? 1 का। और बड़ा से बड़ा सिक्का हो सकता है 1,000 का। तो कितना हो सकता है? 1,000 का। लेकिन वर्तमान में बड़ा से बड़ा सिक्का कितने का है भाई? 20 का। ऐसे होते हैं ये सारे सिक्के वगैरह। 1 रुपए का नोट ये भारत सरकार बनाती है, और 2 से बड़े नोट हैं सारे कौन बनाती है? 1 रुपए के नोट पर साइन किसके? तुहिन कांत पांडे जो वित्त सचिव, और बाकी के नोट पर साइन किसके? आरबीआई गवर्नर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेडिंग डालनी है चर्चित व्यक्ति व स्थान। चर्चित व्यक्ति व स्थान। 1 नंबर लगाओ, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। लिख लिया? उसमें लाइन लिखनी, 2-3 लाइन लिखनी, तो पहले लाइन लिखो। दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को, द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को, के संजय मूर्ति को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। अंडरलाइन कर लेना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। किसे किया है भाई? के संजय मूर्ति को। अब नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, एक लाइन और लिख ले। अनुच्छेद 148, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। याद रखनी। आगे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, आगे लगा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ब्रैकेट में लिख लो कार्यकाल, याद रह जाए, एक लाइन में 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब काम क्या है वो मैं दिखा नहीं रहा, आपको ऐसे मौखिक याद रखना है। इसका काम है पूरे के पूरे जो फाइनेंस सिस्टम है उसकी क्या करना भाई? जांच करना और एक रिपोर्ट बनाना। क्या कितना खर्च किया है, कितना इनके पास आया है।
नंबर 2 वी नारायण, लिखना है भाई, वी नारायण। देखो, जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में वी नारायण, वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जनवरी 2025 में वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसरो, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है, मतलब इसकी जगह पर पहले कौन थे, एस सोमनाथ। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है, इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है, एस सोमनाथ का स्थान। क्या, एक लाइन और लिख लो। इसरो ने, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को, 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 लॉन्च 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड। इसीलिए भारत सरकार ने, इसीलिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष, इसीलिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा। पॉइंट नंबर 3, देखो, तुहिन कांत पांडे, क्या लिखना है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत तो से भारत सरकार में, से भारत सरकार में, से भारत सरकार में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, से भारत सरकार में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, से भारत सरकार में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया। तो लिख लो, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर। इसी में लिख लो एक लाइन, दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में
संजय मल्होत्रा को संजय मल्होत्रा को आरबीआई का संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया। आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर इसके आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके दो व उससे अधिक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। इसके दो या उससे अधिक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर इसके होते हैं आरबीआई गवर्नर। अभी तक 4 बंदों के नाम है, चारों के नाम याद रह जाएंगे ना? ले बताओ तो, के संजय मूर्ति तो कौन है? नियंत्रक एवं माले का परीक्षक। और वी नारायण कौन है? इसरो का अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे कौन है? वित्त सचिव। और संजय मल्होत्रा कौन है? हो गए 3 नाम। नंबर कितना भाई? 4। बंदे का नाम है डॉक्टर विवेक, विवेक बोलते हैं, विवेक है इसका नाम। डॉक्टर विवेक देबरॉय। क्या नाम है भाई? विवेक देबरॉय। वे कौन है? देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर बोले तो कौन भाई? आर्थिक सलाहकार। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय का अभी हाल ही के अंदर क्या हो गया है भाई? निधन। तो क्या हो गया? निधन। तो प्रश्न ऐसे बनता आपके कि अभी हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया, जो एक थे लेखक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा राजनेता। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा अभिनेता। चौथा ऑप्शन आ जाएगा अर्थशास्त्री। तो ये बहुत बड़े क्या थे? जाने माने अर्थशास्त्री होगा, वही किसकी सलाह, कौन सी सलाह दे पाएगा? आर्थिक सलाह। तो भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार की मृत्यु हो गई, और जिसका नाम क्या था? विवेक देबरॉय। क्या नाम था? विवेक देबरॉय। अच्छा, विवेक देबरॉय को 2015 में, कब की बात है? 2015 में भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार, और भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब प्रश्न ऐसे घुमा देगा कि अभी हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया, जो भारत के एक आर्थिक सलाहकार थे, तथा इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? तो ये पूछ रहे थे कब दिया गया? 2015। ये भारत का चौथा पुरस्कार है। देखो, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा है? भारत रत्न। अच्छा, उसके बाद है पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। उसके बाद नाम आता है पद्म भूषण। उसके बाद नाम क्या आता है? पद्मश्री। अच्छा देखो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये हर साल देते हैं। क्या देते हैं भाई? हर साल। अब इस साल किसको मिलेंगे 2025 में? इसकी घोषणा कितनी तारीख को आने वाली कितनी तारीख को हो जाएगी? 26 जनवरी आ रही है। किसको तो पद्मश्री मिलेगा, किसको पद्म भूषण मिलेगा, किसको पद्म विभूषण मिलेगा, इसकी अनाउंसमेंट ये हर साल देते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार हर साल नहीं दिया जाता है। पिछले साल दिए थे। कितने व्यक्तियों को दिए गए थे? 5, जिसमें चौधरी चरण सिंह का भी एक नाम था। याद करना है। बंदे का नाम है डॉक्टर विवेक देबरॉय। अभी हाल ही में किक्की, क्या नाम है भाई? किक्की हकसन। क्या नाम है भाई? किक्की हस्कन। एक सेकंड। अभी हाल ही में किक्की हस्कसन की क्या हो गई है भाई? इसकी भी अभी हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई। इसकी भी हाल ही के अंदर क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। अभी किक्की हस्कन, पहली बात तो है कौन? ये कौन से देश की महिला है? आपको बताना है। ये जानी मानी चर्चित महिला इसलिए बढ़ा रहे हैं। ये कौन से देश की महिला है भाई? स्वीडन देश की। कौन से देश की है? स्वीडन। अब है कौन तो सुनो। किक्की हस्कसन है ये दुनिया की, विश्व की पहली महिला। विश्व की कौन सी भाई? पहली महिला मिस वर्ल्ड थी सर। विश्व की पहली महिला क्या थी? मिस वर्ल्ड। ये आपने नाम तो सुना ना, मिस वर्ल्ड।
मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ऐसे दो प्रतियोगिताएं चलती हैं। इसके अंदर मिस वर्ल्ड की मैं बात करूं तो मिस वर्ल्ड जो है अभी हाल ही के अंदर बनी थी, पहली पहली सबसे पहले उसकी अभी मृत्यु हो गई, जिसका नाम क्या था अभी, इक्की हसकसन नाम हो गया। और ये कौन से देश से बिलोंग करती है, स्वीडन से। नाम मिस वर्ल्ड का आया है तो दो लाइन याद कर देता हूँ। भारत की कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, तो भारत की कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड बनी है भाई, 6। इसमें से पहले का नाम था रीता फारिया, भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड बनी, नाम क्या जाएगा, रीता फारिया। और भारत के 6 नंबर की बनी थी 2017 के अंदर मानुषी छिल्लर, और मती भाई मानुषी छिल्लर। तो ये अगर बात की जाए हरियाणा से बिलोंग करती है मानुषी छिल्लर। ये मिस वर्ल्ड बनी थी, कब बनी थी भाई, 2017 में। पहली पहली कौन बनी थी, रीता फारिया। ऐसी कितनी महिलाएं बन चुकी हैं, 6। लेकिन जो दुनिया की पहली पहली थी स्वीडन देश की, उसकी अभी हाल ही के अंदर क्या हो गई है भाई, मृत्यु हो चुकी है। एक नाम है मासातो कांडा, क्या नाम है भाई, मासातो कांडा। अच्छा ये कौन है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, एक नाम याद करना है। देखो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक, कौन सी बैंक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक है भाई, एशियाई विकास बैंक, शॉर्ट में कहते हैं एडीबी। क्या कहा जाता है, एडीबी, बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक है। इसके अभी हाल ही के अंदर ये नए क्या बने हैं भाई, अध्यक्ष। आपसे प्रश्न पूछे कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं भाई, मासांतो कांडा बने हैं। और मासांतो कांडा की बात की जाए, ये कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं, एडीबी के 11 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और ये मासांतो जो कांडा है ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, मात्सुकु असाकावा का। मतलब इससे पहले कौन थे भाई, मात्सुकु असाकावा। ये कौन से देश का बंदा था, ये भी जापान का ही था, इसकी जगह पर आ गए हैं। और ये 24, बात पर ध्यान देना, 24 फरवरी 2025 को इस पद पर क्या हो जाएंगे भाई, नियुक्त हो जाएंगे, इस दिन ज्वाइन कर लेंगे। और तब तक ये कौन है भाई, मात्सुकु असाकावा है। कौन से बैंक के अध्यक्ष बने हैं, एशियाई विकास बैंक, जो कौन से महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक है भाई, एशिया की। तो कौन से महाद्वीप की है, एशिया की। अच्छा भारत की सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई, जिसके नए अध्यक्ष गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा। अब एक नाम और बच्चों को याद करवा दूं साथ में ही, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है वर्ल्ड बैंक। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, वर्ल्ड बैंक। और इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। कौन से मूल के हैं, भारतीय मूल के। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक का अध्यक्ष है, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक का अध्यक्ष है। और भारत वाले का कौन था, संजय मल्होत्रा। लो भाई, चर्चित व्यक्ति में नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इसका नाम आएगा, अभी हाल ही के अंदर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जानते तो हैं सारे, बस एक नाम लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखा रहा। अभी भारत के जाने माने पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम था भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अभी हाल ही के अंदर क्या हो गई है भाई, मृत्यु। क्या हो गई है भाई, मृत्यु। जो विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे सर, विश्व के, भारत के नहीं, पूरी दुनिया के। इस बंदे में इतनी काबिलियत थी कि किसी भी सरकार की, दुनिया में कोई भी देश हो जाए, दुनिया में किसी भी देश के अंदर जो सरकार चल रही है, उसकी जो योजना है देश को चलाने की, या देश को चलाने की जो पॉलिसी, बोले तो क्या है भाई, नीति, उसको देखकर यह बता सकता था कि उस देश की जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, जीडीपी बोलते हैं जिसे, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बता सकता था बंदा। बंदे का नाम क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखो, ये तो 10 साल रहा था प्रधानमंत्री भारत का, 2004 से लेकर कब तक रहा था, 2014। नाम नाम का ही था ये तो, सारा काम सोनिया गांधी करती थी, ये तो नाम ना, इसको फेस इसको आगे रखा था। बाकी अगर ये 10 साल काम करता ना, तो आज हम अमेरिका के टक्कर में खड़े होते सर। इतनी नौबत नहीं आती कि आज मोदी को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अगर ये 10 साल अपने अकॉर्डिंग काम करता। इसके अकॉर्डिंग एक ही योजना आई थी भारत में 10 साल के कार्यकाल में, आपने नाम सुना होगा, 2006 के अंदर एक योजना आई थी, तो 2008 से पूरे देश में लागू हुई थी, नरेगा, इसे बाद में मैं नरेगा के नाम से जाना गया। ये कब आई थी, 2006 में। पूरे देश में लागू कब हुई थी, 2008 में, मैं नरेगा।
ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना है सर। भले गड्ढे खुदवाए होंगे इन्होंने, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार इसी योजना ने दिए सर। और ये योजना जब भारत में आई तो हर व्यक्ति को रोजगार मिला, और जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो देश की ऑटोमेटिक क्या बढ़ती है भाई, जीडीपी। भारत की जीडीपी कितने परसेंट चली गई थी, 8%, आउट ऑफ 10, 10 में से कितनी चली गई। अमेरिका चाइना मतलब परेशान हो गए कि यार भारत तो बराबर आ गया हमारे तो, ताकि उस टाइम हर व्यक्ति के पास इनकम सोर्स थे। लेकिन बाद में धीरे घटते 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 कोरोना में तो जीडीपी देश की कितनी आ गई थी, 3% आ गई। अब झूल रही है 5.2% पर। अब कितने परसेंट है भारत की जीडीपी, 5.2% है। हमेशा याद रखें, ये नेता चाहते नहीं और हमें पता भी नहीं है। देखो ये धार्मिक कार्यक्रम करने से, चाहे हिंदू धर्म में करें चाहे मुस्लिम धर्म में करें, ये लंबे लंबे भाषण देने से देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होता है हर आदमी को रोजगार देने से। चाहे कोई भी सरकार हो, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन हर आदमी को जब रोजगार मिलेगा तो हर आदमी की जरूरत पूरी होगी, और हर आदमी की जरूरत पूरी होगी तो देश का विकास अपने आप ही होगा। इसे अलग से करने की जरूरत है कुछ नहीं है। हमारी सरकार के क्या कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमारी सरकार आई तो हम 10 किलो की जगह 15 किलो राशन फ्री दे देंगे। हमारी सरकार आई तो हम मकान फ्री कर देंगे। तो फ्री देना ही क्यों आप लोगों को, आप काम दो इनको, अपने आप बना लेंगे। काम तो दे नहीं रही है सरकार। फ्री के मतलब हमें विकलांग बना दिया। क्या बना दिया है भाई, विकलांग, कि मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि अगर हम गरीब हैं, बीपीएल में आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपने आप ही देंगी सरकार। आज रोजगार के लिए तक ज्यादातर मेहनत कौन कर रहा है, एपीएल वाले, अबाउ पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से क्या है भाई, ऊपर है। कि गरीबी रेखा से नीचे उनका सिलेंडर तो 450 का ही तो आ रहा है, 950 की बजाय। तो क्यों करना है उनको, वो तो कर नहीं रहे। उनको तो सरकार सारी चीजें फ्री दे रही है, तो माता पच्ची ज्यादा किसकी है, एपीएल वालों की। ये भारत की सबसे गंदी पॉलिसी है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो ऐसे फ्री में कुछ बांटता है। हाँ, बांटने को तो किर्गिस्तान देता है, हमारे ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर की तरफ कौन है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो सारे एक ही जगह हैं। तो उनमें किर्गिस्तान नाम का एक देश है, जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पानी, बिजली सब फ्री देता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सी है वहां पे। और हमारे तो भंडार है पूरा, हमारा तो अलग ही खानी है। तो ये आदमी था वो। अब देखो इसने सबूत दिए, इसने क्या दिए भाई, अपने आप को साबित किया है। कितनी बातों पर, दो दो लाइन आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं पॉइंट पर। भारत में जीएसटी लागू हुई थी, आपको याद हो तो, कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। इसने मना किया था देश में जीएसटी लागू मत करो। तब निर्मला सीतारमण जैसे कई बंदों ने कहा कि कैसे नहीं करे जीएसटी लागू, जब पूरी दुनिया में जीएसटी लागू है। आज 170 देशों में जीएसटी लागू है पूरी दुनिया में। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी। तो जब पूरी दुनिया में जीएसटी लागू है तो सर भारत में क्यों नहीं करें। तो इसने कहा कि करो लागू, लेकिन आप जो जनता से जीएसटी जो रेट ले रहे हो, वो जीएसटी रेट सही नहीं है, वो कम करो। इसे मर जाएगा आम आदमी, और देश की ग्रोथ रेट बहुत डाउन आएगी। एक भी नहीं सुनी सरकार। इसने बोल दिया था कि देश की ग्रोथ रेट 1.1% डाउन आएगी सर, एक साल बाद देख लियो, चाहे सरकार कितना ही कुछ कर ले। मोदी सरकार ने चालू किया, 1 जुलाई 2018 को देश की जीडीपी कितना परसेंट डाउन आ गई, 1.1, ना तो 1.2 और ना 1.0, पूरी पूरी कितनी 1.1%, ना कम ना ज्यादा। पहले पहले दिन बता दिया। आपको बताओ 8 नवंबर 2016 को देश में डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी। इसने कहा कि सोच समझ कर नोटबंदी करो, ये डिसीजन तुम्हारा गलत है, आपने हवा में डिसीजन ले लिया है। सरकार ने एक नहीं सुनी। इसने कहा था कि नोटबंदी से प्रभाव पड़ेगा और देश की जीडीपी कितना परसेंट गिरेगी, 1%। आप यकीन नहीं करोगे, 8 नवंबर 2017 को देश की जीडीपी पूरी 1% नीचे। तो ये वो बंदा था। इससे अलग ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, हर साल बजट लेकर आती है निर्मला सीतारमण। बजट लाने से पहले विचार विमर्श करती थी भाई, किससे, मनमोहन सिंह से। अरे इसकी तो कदर नहीं हुई आदमी की। आपको तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्कूल लंदन में, उसका डायरेक्टर था ये, उसका हेड था ये मनमोहन सिंह। लेकिन सरकार ऐसी में चला गया पार्टी में जिससे वहां पर इसकी वैल्यू थी नहीं, इसको फेस बना के रखा। तभी तो इसके ऊपर फिल्म बनी है, एन एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, कुछ ऐसे करके नाम रोबोट था ये तो, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो गई है। ये भारत का एक मुख्य क्या था भाई, अरे भारत का एक मुख्य क्या था, अर्थशास्त्री। अरे क्या था भाई, अर्थशास्त्री था। बंदे का नाम क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसा आएगा कि अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, जो भारत के जिनका संबंध है तो राजनेता कर दियो, अर्थशास्त्री है तो अर्थशास्त्री कर दियो, पूर्व प्रधानमंत्री है तो पूर्व प्रधानमंत्री कर दियो, आरबीआई का गवर्नर है तो आरबीआई गवर्नर कर दियो, वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री कर दियो।
कि आरबीआई का गवर्नर भी रहा हुआ है, इसके नोट पर साइन आते थे पहले 1982 से लेकर और 1985 पे 3 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर था, नोट पर साइन आते थे। जब देश के पास 1991 1991 के अंदर सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था ना, तो आपने नाम सुनोगा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की पॉलिसी को लेकर आया था, कौन सिंह लेकर आया था। जब सरकार के पास पैसा खत्म हो जाता है, सरकार पैसा कहां से लाती है? ऐसे बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से। आपने कहा कि सर वर्ल्ड बैंक से लाती है, अच्छा वर्ल्ड बैंक से लाती है तो वर्ल्ड बैंक भी आपको जब लोन देती है तो बदले में सिक्योरिटी लेती है आपसे, और सिक्योरिटी के तौर पर क्या लेती है? अरे क्या लेती है? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड सरकार के पास था ही नहीं उस टाइम, भाई वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, आपकी बात एकदम करेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए हमें उनके पास क्या रखना पड़ेगा? जितने का लोन ले रहे हो उतने का गोल्ड रखा हो आप, तभी लोन देगा आपको, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा। अगर आप 500 करोड़ का लोन ले रहे हो तो 500 करोड़ का उनको क्या देकर रहो? गोल्ड। गोल्ड सरकार के पास था ही नहीं, तब मनमोहन सिंह ने दिमाग लगाया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, सारी की सारी हमारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट लॉस में चल रहे थे, प्राइवेट प्राइवेट डाल दो सबको, जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे मान लो एलआईसी, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एलआईसी माइनस में चल रही थी, प्राइवेट कर दिया। बीएसएनएल है मान लो माइनस में चल रहा था, प्राइवेट में डाल दिया, सारी प्राइवेट में डाल दी। सरकार के ऊपर खर्चा क्या हो गया भाई? कम हो गया। जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो जनता से लिया जाता है, वो टैक्स लेना क्या कर दिया? बंद। अब जनता, आज मोदी सरकार ये कह देना कि मैं जनता से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं भारत में बेरोजगारी का नाम तक नहीं बचेगा। जनता इतना पैसा दबाकर बैठी है, टैक्स से बचाने के लिए वो सारा पैसा बाहर निकाल देगी जनता, और सारा पैसा जनता ने बाहर निकाला और काम रोटेशन में आ गया, वापस पैसा घूमने लग गया। देखो कोई भी देश में स्थिति, वित्तीय स्थिति, किसी भी देश की वित्तीय स्थिति तब खराब होती है जब उस देश के अंदर पैसा सर्कल में घूमना क्या कर दे? बंद कर दे, पैसा रुक जाए एक जगह। जैसे कब रुक गया था? कोविड में। और जिस दिन पैसा रुक जाएगा घूमना, उस दिन पूरे देश में क्या आ जाएगी? मंदी आ जाती है, मंदी। ये शब्द है किसका? इकोनॉमिक्स का शब्द है। तो मंदी आ जाएगी सर, और मंदी जो आती है वो उसका रीजन है देश के अंदर पैसों का रोटेशन जो होता है, वो क्या करना? घूमना। तो टैक्स बंद कर दिया तो जनता ने पैसा निकाला, पैसे का क्या होने लग गया भाई? रोटेशन होने लग गया। तीसरा इसने क्या किया? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दुनिया की जो कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं, उनसे जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स बंद कर दिया। आज कोई भी दुनिया की कंपनी हमारे देश में बिजनेस करती है तो जितना पैसा कमाती है उसका 40% टैक्स सरकार को देना पड़ता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी, नाम सुना है सबने? दक्षिणी कोरिया देश की कंपनी है सैमसंग। अगर सैमसंग कंपनी दक्षिणी कोरिया देश की है, अगर वो 100 रुपए कमा रही है तो 40 रुपए मोदी सरकार को देने पड़ेंगे। 40% टैक्स लगता है। इसे कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर कहते हैं सर। उसे कौन सा कर कहा जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम। अच्छा, कोई भारत की कंपनी है तो 30% देना पड़ेगा, बड़ा को नहीं। भारत का कितना? 30%। जैसे ओप्पो, ये वीवो, ये सब चाइनीज कंपनियां हैं। जैसे भारत की मान लो कोई भी कंपनी, मान लो टाटा, रिलायंस वगैरह हैं, तो ये जितना कमाती हैं उसका कितना परसेंट? 30%। अगर फॉरेन की है तो बंद कर दिया कि कोई टैक्स नहीं है, आप तो आने दो। तो दुनिया की अलग अलग कंपनियों ने भारत में क्या किया? इन्वेस्ट किया, तो क्या आया? पैसा। टैक्स माफ कर दिया तो क्या आया? पैसा। ठीक है, सारे प्राइवेट डिपार्टमेंट में डाल दिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, तो सरकार का पूरा बर्डन खत्म हो गया सर, और पैसा सरकार के पास आया, और सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी वापस पटरी पर आ गई सर। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? उस समय भारत का वित्त मंत्री था, प्रदेश का प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, जिसे 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है सर। वो इसी के समझ में आ गई। तो बंदे का नाम क्या है? मनमोहन सिंह। बंदे का नाम क्या है? मासांतो कांडा। बंदे का नाम क्या है? महिला का नाम सॉरी किकी हस्कन, और नाम क्या? विवेक देबरॉय। इतने समझ में आए? तो नाम लिखो, विवेक देबरॉय। क्या लिखना है भाई? विवेक देबरॉय। देखो दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार
आर्थिक सलाहकार व अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन हो गया है। निधन हुआ है। का निधन हुआ है। आर्थिक सलाहकार व अर्थशास्त्री का निधन हुआ है। का निधन हुआ है। इसमें एक लाइन और लिखो। 2015 में 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला नाम लिखो किकी हस्कसन। किकी हस्कसन। तो यह विश्व की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी। यह विश्व की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी। मिस वर्ल्ड थी। विश्व की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसकी हाल ही में मृत्यु हुई। इसकी हाल ही में मृत्यु हुई। एक लाइन और लिखो। ये देखो, इसका संबंध स्वीडन देश से था। इसका संबंध स्वीडन देश से था। स्वीडन देश से था। इसका संबंध स्वीडन देश से। नोट लगाओ, नोट में लिखो। वर्तमान समय तक भारत की 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी। वर्तमान समय तक भारत की 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी। मिस वर्ल्ड बन चुकी, जिसमें पहली महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। इसमें पहली महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया। ये भाई रीता फारिया। ठीक है, बोलेगा नंबर 6 मासातो कांडा। मासातो कांडा। मासातो कांडा। ये, ये मानुषी छिल्लर, हरियाणा। लिखना है मासातो कांडा। अगले साल लिखो। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक एशियाई विकास बैंक के। यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक एशियाई विकास बैंक के। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं। 11वें अध्यक्ष बने हैं तथा इन्होंने मात्सुकु असाकावा का स्थान लिया है। मात्सुकु, मा फिर आदो तय सुक्कू, असाकावा का स्थान लिया है। मात्सुकु असाकावा का स्थान लिया है।
मात्सुकु असाकावा, अगर ब्रैकेट में लगाओ जापान, ये दोनों ही जापान के हैं। मात्सुकु असाकावा का स्थान लिया है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? जापान। एक लो लिख लो। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? अजय बंगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है भाई? अजय बंगा है। अजय बंगा। नंबर 7 लगाओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो 26 दिसंबर 2024, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। हुआ कितनी तारीख को बता? 26 दिसंबर को। का जन्म पता है कितने का था? 27 सितंबर 1932। 17 सितंबर 1932। 1932 मतलब 92 साल के थे। एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिखो। यह भारत के वित्त मंत्री, और ये लिखो, यह भारत के वित्त मंत्री, यह भारत के वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के पद पर भी कार्य किया, के पद पर भी कार्य। लास्ट में लिखो, इन्हें भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जनक कहते हैं। ये भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जनक कहते हैं। तीनों को बता दिया। उदारीकरण का मतलब टैक्स फ्री, निजीकरण का मतलब प्राइवेट में डाल दिए डिपार्टमेंट को, वैश्वीकरण का मतलब बाहर की कंपनी को टैक्स फ्री भारत में क्या करवाया? इन्वेस्ट कर लेंगे। कितना नाम आया भाई? 7। के संजय मूर्ति कौन था? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अरे कौन था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक? वी नारायण कौन था? इसरो का अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे कौन था? वित्त सचिव। संजय मल्होत्रा कौन था? आरबीआई गवर्नर। विवेक देबरॉय कौन था? आर्थिक सलाहकार। मृत्यु हो गई। क्योंकि हस्कन दुनिया की पहली महिला क्या थी? मिस वर्ल्ड, इसकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा, मासातो कांडा किसके नए चेयरमैन बने हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, जो भारत के पूर्व क्या थे? प्रधानमंत्री। 7 8 नाम आगा, 8 नाम याद होना चाहिए। कर लेगा सारा।